कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने के लिए कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, वो मैं मुझसे बेहतर स्टूडेंट्स जानते हैं क्योंकि मैंने तो कभी जेईई का इम्तहान दिया नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं यहाँ पे कानपुर में सोपान आश्रम में श्री HC वर्मा सर के साथ यहाँ मौजूद हूँ। सर के साथ मैंने अभी कल का भी समय व्यतीत किया। सर ने मुझे बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिया और मैंने बहुत सारी ऐसे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को बुक्स के बाहर जो रियल लाइफ में है एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की, समझी और मैंने बहुत एनालिसिस किया सर के थ्रू। एंड सर ने बहुत मुझे अच्छे से फिज़िक्स के लिए बहुत टाइम भी दिया। और आप सभी जानते हैं सर के बारे में, बहुत ज़्यादा मैं सर का इंट्रोडक्शन देना उचित नहीं समझूंगी क्योंकि सर के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। 10th 11th 12th में बच्चों आप सभी ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स तो पढ़ी ही होगी, अभी तक किताबों में पढ़ रहे थे, आज सर को हम लाइव देख रहे हैं। तो सर मैं बस आपसे पहले तो स्टार्टिंग में ये पूछना चाहूँगी कि जैसे मैं कल आई यहाँ पे और मैंने लैब चेक की, पहले तो सबसे पहले आपसे मिलने के पहले तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो मैं सिर्फ किताबों में पढ़ती थी, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स को बहुत ज़्यादा लव नहीं दिया है बचपन में, अगर मैं बताऊँ जब मैं पढ़ती थी किताब को। तो आज और कल में मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स देखे वो बुक्स से हटके मैंने यहाँ रियल लाइफ में देखा। सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको फ़िज़िक्स से कब प्यार हुआ और आपको कब ये लगा कि मैं फ़िज़िक्स के लिए बनाऊँ? नहीं, पता नहीं मैं फिज़िक्स के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, मुझे अभी भी मालूम नहीं है मैं किसके लिए बना हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस देश के लिए तो ज़रूर बना हूँ, इतना तो पता है। जी सर। ऐसे फिज़िक्स का कुछ ख़ास मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था तो क्लास 8 के बाद ही डिसाइड करना होता था कि साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है। ये 3 मुख्य विभाग थे और साइंस अगर पढ़ना है तो मैथ स्ट्रीम में जाना है या बायोलॉजी के स्ट्रीम में जाना है। तो अभी क्लास 10th पर हुआ करता था, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद शायद फिर से वापस 8 पे जा रहा है। तो और जिस समय कक्षा 8 में डिसाइड कर लेना होता था, यानी 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए, उस समय स्टूडेंट को क्या पता होगा कि क्या मैथ्स होता है, क्या फिज़िक्स होता है, क्या बायोलॉजी होता है और क्या आर्ट्स होता है और क्या कॉमर्स होता है। तो एक परंपरा से घर में जो चल रहा हो, आसपास के दोस्त लोग जो कर रहे हो, परंपरा से कोई साइंस ले लेगा, कोई उस तरह कैसे था। तो कोई ऐसा विशेष नहीं था कि मैंने चूज़ किया था कि हमें साइंस पढ़ना है। तो साइंस ले ली गई, मैथमेटिक्स ले लिया गया। परिवार में गणित की परंपरा थी, मेरे बड़े भैया गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, देवी प्रसाद वर्मा जी। फादर भी आपके टीचर थे? फादर भी मेरे टीचर थे, उनके वो भी गणित ही प्रमुखतः गणित में ही उनकी महारत थी। तो इसलिए साइंस और मैथ्स का चुनाव स्वाभाविक रूप से हुआ। अब साइंस के अंदर में, मैथ्स के अंदर में जब आ गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 चीज़ बची। तो क्लास 11-12 तक आते आते तब तो तीनों चली, फिजिक्स भी चली, केमिस्ट्री भी चली, मैथमेटिक्स भी चली। और जैसे जैसे ये बढ़ता गया वैसे वैसे मैथमेटिक्स की तरफ रुझान और ज़्यादा बढ़ता गया। तो 12वीं के बाद मैंने मैथ्स पढ़ने का और पढ़ाने का एक विचार मन में था, तीव्र विचार था बल्कि। तो मैं BSc मैथ्स ऑनर्स के लिए मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में बिल्कुल कुछ ऐसा हो गया, हमारे जो शिक्षक लोग थे उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, खास करके जो गणित विभाग के शिक्षक थे पटना साइंस कॉलेज के, उन लोगों ने मेरी काउंसलिंग करी और करके बताया कि तुम्हें फिज़िक्स लेना चाहिए, मैथ्स नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने बताया काउंसलिंग के बाद? काउंसलिंग मतलब बरामदे में खड़े होकर के बातचीत। और आपके साथ सर कुछ ऐसा उन्होंने देखा होगा कि आपको फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो ऐसा क्या उन्होंने नोटिस कर लिया था सर, ये भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो जो जिनसे मेरी बात हो रही थी वो प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा नाम था उनका, और मैं विभाग में ही जमा करना रहता था, फॉर्म गणित विभाग में ही, तो मैं जमा करने ही के लिए जा रहा था। संयोग की बात थी, वो एक बहुत बड़ा संयोग था जिसने कि वो दिशा पलट दी मेरी। संयोग की बात थी कि मैं जिस समय वो जा रहा था मैथ डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा करने के लिए अपना फॉर्म, भरा हुआ फॉर्म, सिग्नेचर किया हुआ, उस समय वो बरामदे में टहल रहे थे या किसी से बात करके लौट रहे होंगे या कुछ कर रहे थे, वो थे वहाँ पर। और उन्होंने मुझे देखा तो बुलाया कि अरे कहाँ जा रहे हो,
क्योंकि इंटर के समय उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ था गणित, तो जानते थे मुझे। तो जब बातचीत उनसे हुई और हमने बताया, मैंने बहुत खुशी खुशी बताया कि मुगेम्बो बहुत खुश होगा कि उनके डिपार्टमेंट में मैं आ रहा हूँ, मैंने गणित का चुनाव किया है बीएससी ऑनर्स के लिए। लेकिन वो उसका उल्टा ही हो गया। जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं फॉर्म जमा करने जा रहा हूँ, तो वो उल्टा ही हो गया। उन्होंने कहा अरे अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या था, उन्होंने कोई दूसरे कारण बहुत नहीं बताए, लेकिन प्रमुख कारण उन्होंने ये बताया कि गणित पढ़ने के लिए उतनी कल्पनाशीलता की आवश्यकता नहीं है जितनी कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए है। और मेरे में उनको वो कल्पनाशीलता नज़र आई थी जब वो मुझे मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो मैंने जिस प्रकार के प्रश्न किए होंगे और कुछ किए होंगे, जैसा इंटरेक्शन हुआ होगा उनके साथ में, तो उनमें उनको लगा होगा कि हाँ इसमें कुछ है। तो उनका कहना था तुम मैथ्स करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, कोई शक नहीं है। तो मैथ तो इतनी तुम्हें अच्छी लगती है और इतनी तुम ओरिजिनल सवाल करते हो, ओरिजिनल ढंग से सोचते हो, तो ज़रूर बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर तुम फिज़िक्स में जाओगे तो तुम्हारी शक्तियों का उपयोग ज़्यादा होगा। और साथ में उनका ये था कि तुम्हारा जो गणित के साथ में आकर्षण है वो कहीं कम नहीं होगा फिज़िक्स में जाने पर, क्योंकि अगर बीएससी कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो और आगे फिज़िक्स में जाओगे तो वहाँ इतना सारा मैथ्स करना पड़ेगा और रियल लाइफ वाला मैथ्स करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो गणित पढ़ने की जो पिपासा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये मतलब काफ़ी आपको लाइट दिखा दी गई कि आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी सर। तो इस तरीके से मैंने उस फॉर्म को बदल करके फिर फिज़िक्स ऑनर्स का फॉर्म भरा और ऐसे करके मैं फिज़िक्स की दुनिया में वापस आ गया। सर एक क्वेश्चन और हमें जानना है आपसे कि आपका लाइफ का पहला जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा होगा वो उसके बारे में सर कुछ लैब एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, या आपने कोई भी छोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने एक्सपेरिमेंट किया हो ऐसा? वो तो पता नहीं, वो बच्चे लोग जो करते रहते हैं आजकल भी करते ही हैं, वो लेंस से कागज़ जलाते हैं, इस तरह की चीज़ें शायद की होंगी। लेकिन हाँ, लैब का एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 स्टेज के ऊपर हम कह सकते हैं। जब मैं क्लास 9-10 वगैरह में था तो वहाँ भी हमें लैब्स के थोड़े एक्सपेरिमेंट्स स्कूल में करने को मिले थे। लेकिन उससे ज़्यादा था कि मेरे जो शिक्षक थे खासकर केमिस्ट्री विभाग के, वो महीने में 1 बार या 2 बार ज़रूर सारे बच्चों को, और एक स्कूल के अंदर में एक ख़ास हॉल था जिसमें गैलरीज बनी हुई थी, सीढ़ियों के ऊपर बेंचें लगी हुई थी, तो उसमें बिठा करके और सामने टेबल के ऊपर कुछ न कुछ पूरे पीरियड करते थे। कभी वो ऑक्सीजन बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो पूरा पीरियड एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता था। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स को बहुत नज़दीक से ज़रूर होता हुआ, बहुत डिटेल के अंदर में क्लास 7, 8, 9 वाले ही पीरियड से मैं देखता आ रहा हूँ। और फिर जब 11-12 में मैंने पटना साइंस कॉलेज में आया मैं, तो वहाँ तो बहुत अद्भुत प्रयोगशाला थी, बहुत बड़ी, 75 स्टूडेंट्स एक साथ उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे और बहुत तरजीह दी जाती थी एक्सपेरिमेंट्स को। तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो 4 शिक्षक वहाँ पे, फिज़िक्स के प्रोफेसर 4 वहाँ पे पूरे टाइम मौजूद रहते थे हमें गाइड करने के लिए और हमें सिखाने के लिए और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो लैब के एक्सपेरिमेंट्स वहाँ से बहुत ज़्यादा उससे एफिनिटी हमारी बढ़ी। सर जैसे अभी स्कूल्स में हम बच्चों का देखते हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बच्चे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री लैब्स में केमिस्ट्री में जाते हैं, फिज़िक्स लैब में फ़िज़िक्स लैब करते हैं। सो स्टूडेंट्स को तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है फिज़िक्स को बुक से कनेक्ट करने पे। सो आपकी जो बुक है वो काफ़ी कुछ ईजी कर देती है। तो आपको ये कैसे कनेक्टिविटी आई कि चलो हम थोड़ा सा बुक को, आपने 8 इयर्स, हालांकि लिए मैंने आपके स्टडी में कहीं पढ़ा है ये, आपने 8 इयर्स का पूरा एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ में बुक को लिखने के लिए। तो सर इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखो, ये अनुभूति जो है कि फिज़िक्स जो है वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जी, ये थोड़ी थोड़ी तो शुरू से रही। ये थोड़ी थोड़ी तो शुरू से रही कि फ़िज़िक्स जो है अब तो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। और इसलिए, और जैसा राजन शर्मा जी कहते थे कि कल्पनाशीलता तुम में अधिक है, तो किताबों से हट करके जब पढ़ रहे हैं हम उन्हीं चीज़ों को, रोशनी के बारे में पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं सूरज से रोशनी आ रही है, बल्ब से रोशनी आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है,
तो फिर जो किताब में पढ़ा उसको यहाँ करने का कुछ कोशिश करना, वहाँ रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े, अब मिरर में रोज़ाना देख करके कंघी पट्टी कर रहे हैं तो ज़रा देखें किधर से कौन सी रे आई, किधर से परावर्तित हुई, किधर से क्या हुआ, वो कनेक्शन जो है वो तो मैं करता रहा। लेकिन उसकी जो इंटेंस उसका मुझे जब अनुभव हुआ वो हुआ जब मैंने एज लेक्चरर ज्वाइन किया बटन साइंस कॉलेज में 1979 में। तो उस समय में जब +2 पढ़ाने के लिए मुझे मिला और तब मुझे 4-5 साल लगे इसका एहसास करने में कि अगर हम स्कूल के लेवल पे फिज़िक्स को उन स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल से नहीं जोड़ेंगे जिनको हम पढ़ा रहे हैं तो फिर उनको हम किताबी ज्ञान ही देंगे, उनको हम इक्वेशंस बता देंगे, उनको हम डेफिनेशंस बता देंगे, वो याद कर लेंगे, वो समझ भी लेंगे अच्छे तरीके से, वो भी ठीक है। वहाँ पर अपने शिक्षक की महत्ता है कि वो कैसे समझाते हैं और क्या करते हैं, वो समझ भी लेंगे। लेकिन फिर भी वो एक अलग सी ही चीज़ रहेगी और वो उसको कभी जोड़ नहीं पाएंगे अपने साथ में। और जब ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, परीक्षाएं हो गई, फिर भूल जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी उसको जोड़ा नहीं है। तो ये लर्निंग जो मेरी थी वो लगभग उसमें 4-5 साल लगे मुझको 1979 से, और पढ़ाते पढ़ाते और +2 के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते करते फिर वो हमने देखना शुरू किया कि भाई कौन सी टेक्स्ट बुक है अवेलेबल जो कि मेरे स्टूडेंट्स के, भारत में रहने वाले स्टूडेंट्स के की जो ज़िंदगी है उसके आधार के ऊपर फिज़िक्स पढ़ा रही है। वो कोई मिला नहीं, कोई मिली नहीं। तो फिर वो ठीक है, जब आज तक किसी ने नहीं लिखा तो मेरे लिए काम बच के रखा हुआ है तो मैं ही करूँगा। तो वहाँ से फिर ये आया, और इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स का जो ड्राइविंग फैक्टर है जी। वो यही है कि जो हम शुरू से देखते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं कि रोशनी है और सब कुछ है, मोशन है, चीज़ें गिरती हैं तो एक्सेलरेशन के साथ गिरती है, स्पीड बढ़ती है, सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। बिजली है, बैटरीज़ हैं, वोल्टेज 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, हम सुनते आ रहे हैं। वही वोल्ट हम यहाँ पढ़ते भी हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको कनेक्ट करें, है ना। तो यही उसका मेन ड्राइविंग फैक्टर रहा। 8 साल का वक्त इसीलिए लगा मुझे। फिज़िक्स तो आती थी, उसको तो मैं लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं क्यों लिखता, इतनी सारी किताबें ऑलरेडी थी। तो ये जो एक नया इनपुट डालना था तो वो करने में वक्त लगा, लेकिन तब वहाँ से ये रियलाइजेशन हुआ। और उस समय तो 5 साल का अनुभव था, अब तो बहुत बढ़ गया, वो 35 साल का 40 साल का अनुभव हो गया है। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स के समय मैंने स्टूडेंट्स को फिज़िक्स सिखाने में तो ज़िंदगी की चीज़ों का उपयोग किया, लेकिन उनसे हमने कुछ हाथ से नहीं करवाया। वो खुद से कुछ अपने से कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें अपने घर वाली चीज़ों से, वो कंपोनेंट वह नहीं था। तो अब मैंने जो हिंदी में दूसरी किताब लिखी है 3 साल पहले, उसका पहला भाग आया है, भौतिकी की समझ। उसमें ये है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स की मुख्य थीम है वो तो है ही है, साथ में ये है कि प्रयोग बच्चे लोग अपने घरों में कर सकते हैं, अब खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमने उसमें सजेस्ट किया है कि ये चैप्टर है, ये पढ़ा रहे हैं, ये रोचक प्रयोग है, आप घर पे करो। तो अब मेरा फोकस जो है पिछले 15-20 सालों से इस बात पे रहा कि हम इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, 1 मिनट वाले, 2 मिनट वाले, जो कि लो कॉस्ट, जो इजीली अवेलेबल मटेरियल हैं आसपास में उनसे बने हों, और वहाँ से लोग खुद से करके सीखें, खुद से करके कनेक्ट करें जो हम टेक्स्ट बुक्स में थियरी पढ़ते हैं। तो वो चल रहा है। जैसे अभी जो कंपटीशन हमारे मेन है स्टूडेंट्स के, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम्स हैं, तो स्टूडेंट्स जनरली मींस कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स जो बुक है उसकी ये एकदम मतलब बाइबल और गीता और कुरान कह लीजिए, सो ये है उन बच्चों के लिए। सो सारे जो आप जैसे कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि हमने इसको कनेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग, हमारे जो अभी तक हिंदी में इंडिया में नहीं थे हमारे ऐसे कोई भी बुक्स जो कि कनेक्ट करते बच्चों को रियल लाइफ से बुक्स में,
ये जब मैं स्टूडेंट्स से पूछती हूँ फिजिक्स आपको टफ क्यों लगती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बताते हैं कि मैम हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से थोड़ा बहुत जो हमें इजी हुआ है, कनेक्शन मैंने जो बनाया है, वो हमें बहुत हेल्प करता है। और सभी बच्चे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपसे पूछूंगी। सर ये थोड़ा सा बताइए कि जो कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बुक के रेफरेंस से, इसको हम और इजी बच्चों के लिए कैसे, हम थोड़ा टिप्स उसमें बताइए सर। देखो, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने के लिए कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, वो मुझसे बेहतर स्टूडेंट्स जानते हैं क्योंकि मैंने तो कभी जेई का इम्तहान दिया नहीं तो जो इम्तहान ही नहीं दिया तो कैसे मैं बताऊं, जेई नीट कुछ भी एग्ज़ाम दिया नहीं मैंने। लेकिन क्या है कि हर इम्तहान के लिए कुछ तो स्पेसिफिक करना पड़ता है, कुछ तो स्ट्रैटेजीज करनी पड़ती है। लेकिन मूल बात ये है कि जेईई के इम्तहान का सिलेबस वही है जो कि +2 का सिलेबस है, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो या यूपी। आजकल तो सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी सीबीएसई का ही सिलेबस अपनाना उनके लिए ऑलमोस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस एक ही है, चाहे वो नीट का सिलेबस हो या जेईई का हो या बोर्ड का हो। तो उसको अगर हम समझते हैं कि जेईई के लिए कुछ बहुत अलग नहीं करना है, वही चीज़ें पढ़नी है जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करना है, वही हमें जेईई एग्ज़ाम के लिए भी करना है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम दो अलग अलग विधाएं खोल के रखें, बोर्ड के लिए तैयारी अलग से और जेईई के लिए तैयारी अलग से या नीट के लिए तैयारी अलग से, उसमें दिक्कत आएगी। काम बढ़ जाएगा, प्रेशर होगा, समय का मैनेजमेंट करने में कठिनाइयाँ होंगी। तो हम शुरू से का मतलब क्या, शुरू से का मतलब आजकल एक और हो गया है कि जितना जल्दी शुरू कर दो, 7वीं क्लास से शुरू कर दो, 6ठी से शुरू कर दो, वो वाला नहीं। 10वीं पास कर लो तब तक तो सोचो ही नहीं कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचने का है, आपको मस्त हो करके पढ़ाई करो। हाँ, जब 10th हो जाता है उसके बाद से सोचना शुरू करना है। और जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में, जो हम अपने सीबीएसई की अगर हमारी एनसीईआरटी की किताब है वो हम पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आप साथ में दूसरी किताबें ले लो साथ में और उसको एक साथ पढ़ो। आप उसी से बोर्ड की तैयारी करो, उसी से आप जेईई की तैयारी करो। तो धीरे धीरे करके आप बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे। और फिर परीक्षा के समय में 1-2 महीने थोड़ी स्पेसिफिक कर लेना, अभ्यास कर लेना, थोड़े जेईई के जो पुराने क्वेश्चन है या नीट के क्वेश्चन हैं उनको ले करके और प्रैक्टिस कर लेना, तो काम खत्म है। और कहीं की भी कोई समस्या है तो सर छोटे छोटे अपने टॉपिक्स पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, अपने वीडियोस यूट्यूब पे, एंड सर आप कहीं जहाँ भी आप अपलोड करते हैं प्लीज़ हमारे बच्चों को वो बताइए। वो छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को बच्चों आप समझ सकते हैं एंड उनको आप फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो यूट्यूब में चैनल बनाया हमने, जब हमें पता चला कि अच्छा यूट्यूब भी होता है और उसमें भी लोग करते हैं, तो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें ट्रेन अप किया उसके लिए तो यूट्यूब का चैनल है, तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत जो सवाल पूछते हैं मुझे ज़्यादातर ईमेल के थ्रू, क्योंकि मैं सामान्यतः ईमेल ही अधिक ठीक प्रकार से देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने सवाल मेरे को ईमेल पे और फिर उनमें से मैं जवाब दे देता हूँ, ईमेल पर ही जवाब दे देता हूँ जिनको दे सकता हूँ। और जो सवाल मुझे ऐसे लगते हैं कि ये थोड़े ऐसे सवाल हैं जो कि और भी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे, तो उसको हम वीडियोस के थ्रू, तब फिर उसको हम मेल पे सीधा रिप्लाई नहीं करके उसका वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर डाल करके उसका लिंक उस स्टूडेंट को मेल पे रिप्लाई कर देते हैं। और बाद में उसी तरह का सवाल अगर किसी और से मिलता है तो उसको भी मेरे को वो लिंक केवल रिप्लाई करना रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के जो प्रश्न होते हैं उनके 5 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में, 8 मिनट के अंदर में जवाब वो हमारे चैनल के ऊपर मिलते हैं।
और तो बाकी जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं, हम कहीं पे स्टूडेंट्स के साथ किसी स्कूल में जाके इंटरेक्ट करते हैं या किसी कॉलेज में जाके इंटरेक्ट करते हैं या टीचर्स के साथ में हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, वहाँ कुछ फिज़िक्स की चर्चा होती है, वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्ट्स, मीनिंग जो सही है गलत है क्या समझते हैं सामान्यतः लोग, एप्लीकेशन क्यों नहीं कर पाते हैं अपनी जगह पे। तो वो सब के जब हम कैंप्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग के इस प्रकार के करते हैं तो उनके भी फिर जो पीसेज होते हैं, उनके भी जो इंटरेस्टिंग उसके टुकड़े होते हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर होते हैं। तो काफ़ी सारा मटेरियल फिज़िक्स से रिलेटेड मेरे चैनल पर है और वो होता रहेगा, मिलता रहेगा। सर मैंने आज आपकी वेबसाइट में मैंने देखा है कि आप जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो आप एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, यहाँ सोपान आश्रम में मैंने लैब में ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये टीचर्स को भी कैसे आप करना है, आप उनको भी तक पहुँचाते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को इन एक्सपेरिमेंट्स को इस तरीके से? नहीं, हाँ कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि टीचर्स पर मेरा बहुत फोकस है। स्टूडेंट्स से ज़्यादा फोकस मेरा टीचर्स पर ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होंगे वो सब अपने अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट ज़्यादा करेंगे, स्वाभाविक, बहुत स्वाभाविक है। उनके साथ उनको बहुत समय बिताना है, सालों साल रहना है उनको। तो हमारे टीचर्स की जो अपनी दृष्टि है वो ठीक हो, वो परिपक्व हो, और जो फिज़िक्स का एक फील है वो हमारे टीचर्स को आए, वो उसके समीकरण और उसके डेफिनेशंस और उसके स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स के उन पर ही वो चर्चाएं उनकी न सीमित रहें, वो उसको खुद अनुभव करें। और जब खुद अनुभव करेंगे ना तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को क्या बताओ और कैसे बताओ। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि हम आपको उसका स्वाद चखा दें, और फिर वो स्टूडेंट्स को आपको कैसे वर्णन करना है वो तो आप खुद तय करोगे। तो टीचर्स को हम कुछ वैसा सिखाते नहीं है, लेकिन हम टीचर्स को दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि फ़िज़िक्स का जो असली स्वरूप है वो कितना रोचक है, कितना आसान है, कितना मज़ेदार है, उसके अंदर में क्या क्या संभावनाएं हैं, अपनी बुद्धि का वहाँ पे पूरा उपयोग आप कर सकते हो, नए नए ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इन चीज़ों का अनुभव ऐसा शिक्षकों में होता है, और जो शिक्षक कर ले जाते हैं उसके बाद फिर उनका पूरा चरित्र बदल जाता है। फिर क्लास का जो उनका ड्राइव है वो फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स को उसके कारण से लाभ होता है। बच्चों, आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक एग्ज़ाम हमारा होता है नेस्ट का। जी। सो नेस्ट के एग्ज़ाम के बारे में मुझे भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वो हम सर के थ्रू ही जानेंगे कि ये एग्ज़ाम हम क्यों देंगे, क्यों ज़रूरी है, और हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें कैसे हेल्पफुल रहेगा आगे। हाँ देखो, नेस्ट जो है NAEST वो है नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। और ये जो अन्वेषिका है ये हमारा एक प्रोग्राम है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स हमारी संस्था है, बहुत बड़ी सी, काफ़ी सारे पूरे देश भर के अंदर में। तो उनका ये एक चैप्टर है, उनका ये एक प्रोग्राम है अन्वेषिका, और ऐसे 27 जगहों पे 27 शहरों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की अन्वेषिका के केंद्र है, और सब मिल करके वो नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया, हम लोग नानी ऐसा बोलते हैं। तो इस नानी का ये एक 8 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया था हम लोगों ने, जिसमें कि हमने स्टूडेंट्स से, जो हमारे क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट हैं, और उसके बाद BSc और MSc के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब में एक्सपेरिमेंट्स करने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया, आइडिया कंसीव किया, और उसके बाद 8 साल पहले से उसको शुरू किया। तो वो जो कंपटीशन है उसके अंदर में स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, और एनरोल करने के बाद हम उनका एक पहले स्क्रीनिंग का एक राउंड चलाते हैं, क्योंकि टोटल एनरोलमेंट अच्छा खासा होता है। 48,000 तक हम मैक्सिमम एनरोलमेंट हमारा 48,000 तक गया है एक साल के अंदर में। 25,000 30,000 तो होता ही होता है। तो एक 15 सेकंड के, 20 सेकंड के, 25 सेकंड के हमारे वीडियोस होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें हमको एक फिनोमेना दिखाते हैं। उदाहरण के लिए
कुछ पानी उबल रहा होगा इसके ऊपर, या कहीं से कोई रोशनी कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे 1 मिनट से कम अमूमन इस तरह के हमारे वीडियोज़ होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फेनोमेना दिखाते हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं। फिर उसके आधार पर MCQ क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो वो स्क्रीनिंग करके जो 1000-1500 स्टूडेंट्स आते हैं, उनको फिर हम अपने 27 जो हमारे केंद्र है वहाँ पर बुला करके और उनसे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराते हैं। वो सेंट्रली डिज़ाइन होते हैं, सभी अन्वेषिकाओं में वही एक्सपेरिमेंट्स लगाए जाते हैं, और वो भी एक्सपेरिमेंट्स हर साल नए तैयार होते हैं। कभी भी हमने किसी एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट नहीं किया, और कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड लैब से उठाया नहीं। हर साल हम नए एक्सपेरिमेंट्स खुद डिज़ाइन करते हैं नेस्ट के लिए, और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स पर उन बच्चों को परफॉर्म कराते हैं, और तब उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट राउंड होता है, इसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। तो प्रीलिम्स के समय में ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे इवैल्यूएटर्स होते हैं, और वो न केवल इवैल्यूएशन करते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं आता है उसको हमने 0 दे दिया और वो खड़ा है, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक सिद्धांत है कि जो भी स्टूडेंट हमारे अपने सेंटर के ऊपर आ गए हैं करने के लिए, हमें उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, चुनना है, इवैल्यूएशन करना है, लेकिन वो सबके सब सारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुली पूरा करके ही जाएंगे वहाँ से। तो इवैल्यूएशन तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन किसी को अगर स्क्रू गेज नहीं मालूम है कि कैसे तार का व्यास नापना है, और मेरे एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत है तार का व्यास नापने की, तो ठीक है, उसको नहीं आता है तो उसको इवैल्यूएशन में कम नंबर मिलेंगे, लेकिन उसको हम सिखा के भेजेंगे और एक्सपेरिमेंट्स पूरा करा के भेजेंगे। तो ये एक बहुत अलग किस्म की परीक्षा होती है। तो ऐसे प्रीलिम्स के अपने अपने केंद्रों के जो टॉपर्स होते हैं उनको फिर हम लोग यहाँ कानपुर में बुला करके अपने केंद्र के ऊपर, सोपान आश्रम के ऊपर, इसके पहले हम लोगों के इंदिरा नगर में एक जगह थी जहाँ पर ये अन्वेषिका थी हमारी, तो वहाँ बुला करके उन सबको, उन सारे टॉपर्स जो होते हैं अपने अपने जोन्स के, जितने भी 27 तो हमारी अन्वेषिकाएँ हैं, फिर स्कूल के लेवल के लिए अलग से हम चूज करते हैं, और कॉलेज वाले जो हैं BSc MSc उनको अलग से करते हैं। तो उन सबको बुला के एक सेमीफाइनल का राउंड, उसमें भी पूरे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर अलग से डिज़ाइन होते हैं, वो कराते हैं, फिर फाइनल्स का राउंड वो कराते हैं, तब नेशनल विनर्स हम बताते हैं। तो ये अपना प्रोग्राम चल रहा है। अभी जो 2 साल से हम फिज़िकली लोगों को एक अपने केंद्र पर नहीं बुला सकते थे, तो थोड़ा परिवर्तन किया, और प्रीलिम्स के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए जो कि अपने घर पे, अपने घर की चीज़ों से, जिन डब्बों में आप दाल, चीनी और चाय रखते हैं, जिन बोतलों में आप तेल रखते हैं, पानी रखते हैं, जिस तरह के रबर बैंड से आप डब्बे को बंद करते हैं, तो उस तरह की जो अवेलेबल चीज़ें हैं, चिमटा होता है, चकला होता है, बेलन होता है, जो ये सब जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उनसे ही होने वाले एक्सपेरिमेंट्स ये डिज़ाइन करके हमने पिछले 2 सालों से उनके ऊपर ये दिया टेस्ट। और चूँकि अब हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स नहीं है कि आओ और इनको जोड़ो, घर में से खुद डिज़ाइन भी करना है, सोचना भी है कि कैसे कैसे क्या क्या, अब हर घर में अलग अलग किस्म की चीज़ें भी उपलब्ध हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। क्योंकि जो फिज़िकली हम लैब करते हैं वहाँ पर तो उसके निश्चित सामान होते हैं, ये आममीटर है, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ ये तार जोड़ना है, वहाँ वो करना है, इसको रीड करना है, उसको रीड करना है, वो स्टैंडर्ड है। लेकिन अपने घर में अगर काम करना है तो फिर एक डिज़ाइन का एस्पेक्ट जो है कि हम खुद से डिज़ाइन सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, वो ऐड होने से इट बिकम मोर एक्साइटिंग बहुत ही। और चूँकि अब घर में हो रहा है और घर के सामान चाहिए, उसी से उसको होना है, तो इस कारण से जो घर के पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, और लोग जो घर में अगर रहते हैं, चाचा जी दादाजी रहते हैं, तो सबको उत्सुकता कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे। तो इस कारण से न केवल स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बल्कि वो जो 1000 स्टूडेंट्स अगर हमने चुने हैं, तो वो 1000 फैमिलीज़ ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं।
तो वो भी बहुत रोचक रहा है। तो इस तरीके से अपना ये NASD चलता है। सामान्यतः हम लोग अप्रैल मई में शुरू करते हैं इसकी प्रक्रिया। हमारी जो वेबसाइट है वो शिक्षा सोपान की वेबसाइट है, hcverma.in की मेरी अपनी वेबसाइट है। इन सब पे इसकी सूचनाएं मिलेंगी। और फिर हम लोग ड्राइव भी करते हैं जब वो स्क्रीनिंग के लिए जब शुरू करते हैं प्रोसेस, तो जहाँ जिस भी माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और दूसरे फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब माध्यमों से हम इसको सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं इस सूचना को कि हाँ लोग उसमें इनरोल करें। तो मिल जाएगी, खबर मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो आप हमारे वेबसाइट पे, शिक्षा सोपान की वेबसाइट पे या मेरी वेबसाइट पे इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर नहीं, हम तो बाकायदा उसके लिए अलग से एक प्रोमो वीडियो ही बनाते हैं, है ना। आप तो ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन हम तो उसका एक अलग से ही एक प्रोमो वीडियो बनाते हैं 5-7 मिनट का। उसको अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे अभी हम इतना टेस्ट की बातें कर रहे हैं तो मेरे माइंड में एक बच्चे का सवाल आया जो कि शायद 6-7 महीने पहले मुझसे मिला था। एंड उस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि मैम ये टेस्ट जो होते हैं, एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मेरा मन एग्ज़ाम्स में मार्क्स लाने में नहीं लगता है, मेरा मन बाकी सारी चीज़ों में लगता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, प्रैक्टिकल्स करने हैं। सो ये सर कहाँ तक सही है कि मतलब बच्चा टैलेंटेड है बट अब फोकस उसका माइंड किस में कर दिया गया? पेरेंट्स खुशी कब मिलती है? जब टेस्ट में मार्क्स आते हैं। टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट तभी कर रहे हैं जब उसके टेस्ट में उसके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। तो सर इसके बारे में कुछ देखो, जीवन में बहुत चुनौतियाँ होती हैं। जीवन जो है वो ऐसा नहीं है कि आसान राहें नहीं होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, उसी का नाम जीवन ही है। तो इसलिए अपने को इस बात का अभ्यास होना चाहिए, अपने में इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो सिचुएशंस हैं उसके अनुसार हम अपने सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकें। ऐसा नहीं कि हम तो ऐसे ही करते हैं भैया, हम तो ऐसे ही हैं, क्या करोगे, वैसा नहीं। ये जो आपका स्टूडेंट है ना, वो मेरी कहानी उसकी कहानी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मुझे भी अपने स्कूल के समय में ऐसा ही था। हमें चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता था, समझना अच्छा लगता था, सीखना अच्छा लगता था। लेकिन अगर हमें क्लास में मान लो हमारे सर ने कुछ पढ़ा दिया, मैडम ने कुछ पढ़ा दिया और हमने बहुत ध्यान से सुना उसको और हमने समझा, हमने सीख लिया उसको और अच्छी तरह से सीख लिया। दूसरे दिन मुझसे कोई कहे कि इसको अब समझा दो किसी दूसरे को, तो हम समझा देंगे, कर लिया हमने। तो उसमें तो हमें आनंद आता था, उसमें हमें मज़ा आता था, अच्छा लगता था, सीखने में भी अच्छा लगता था, दूसरों को सिखाने में भी अच्छा लगता था। लेकिन कोई कहे कि सितंबर का पढ़ाया हुआ अगले मार्च तक याद रखो क्योंकि परीक्षा देना है, ये तो मेरे को बहुत नागवार गुजरता था। तो इस कारण से हमने कभी उसका रिवीजन करना, उसको उतने दिनों तक याद रखना, साल भर में क्या क्या हो गया, वो इम्तहान में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इम्तहान के पहले सबको याद करना, हमने किया ही नहीं, हम करते नहीं थे, हमें अच्छा ही नहीं लगता था वो सब करना। तो इस कारण से स्कूल के अंदर में मेरे रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते थे, ग्रेड कार्ड बहुत ख़राब होते थे। लेकिन स्कूल में मेरी रेपुटेशन बहुत हाई थी कि ये तो सबसे तेज़ समझता है और सबसे अच्छा समझता है, वो सबसे अच्छे सवाल पूछता है और सब कुछ पढ़ाता है दूसरों को, अपने दोस्तों को बताता है जिसको नहीं समझ में आता है, लेकिन खुद हमेशा फेल करता है। हाँ, तो जिसमें मेरे को नहीं रुचि है उसमें हमने भाग नहीं लिया, उसमें हमने समझौता नहीं किया। नंबर कम आएंगे तो आएंगे, हमें क्या है। घर में वो उसके कारण से वो डांट पड़ती थी और वो होता था, पेरेंट्स दुखी होते थे, वो सब होता था। लेकिन कई सालों तक तो वही कहानी है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, चीज़ें कुछ अच्छा, और परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता है, परीक्षा के लिए तैयारी करना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं करो। लेकिन ये है साथ में दो चीज़ें हैं। नंबर एक कि अगर हमें पढ़ने के अंदर में रुचि बन गई है, एक्सपेरिमेंट्स करना एक अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन खाली एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं है ना, उसको समझना भी है। वो समझना भी तो है ना कि क्यों हो रहा है, वो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में वो कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या उसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो वो अगर हमें पता है तो हम परीक्षा में भी अच्छा कर लेंगे, वो परीक्षा में हम अच्छा कर लेंगे। और वही हुआ मेरे साथ। एक बार मैंने 11th में एडमिशन लिया, उसके बाद से वो बदल गया
उसके बाद से फिर पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, लेकिन वो इतना पढ़ा कि खुद ही परीक्षा की तैयारी भी उस समय भी पढ़ना अच्छा लगने लगा। परीक्षा के लिए दोबारा अगर पढ़ना है किसी चीज़ को तो वो भी अच्छा लगने लगा, पढ़ना ही अच्छा लगने लग गया, तो फिर रिजल्ट्स वगैरह सब सुधर गए। सर, आप जैसे जब पढ़ते थे तो आप रेफर किन चीज़ों को करते थे? मीन्स आप स्टडी कर रहे हैं तो खुद से उसको स्टडी में हम कैसे आप करते थे? रूटीन आपका क्या रहा था स्टडी टाइम पर? कुछ खास नहीं, अर्ली में जाएं, अगर हम हाई स्कूल के पहले तक का जाएं तो जैसे हमने बताया जो क्लास में पढ़ लिया तो